हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश जीके का पार्ट 1। देखो, टोटल हम 200 प्रश्न उत्तर प्रदेश जीके के डिस्कस करेंगे 4 वीडियो में, जिसमें आज जो पार्ट 1 है उसमें हम टोटल 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं विद डिटेल। अभी आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है ये जून मंथ में शेड्यूल है, तो आप जानते होंगे कि जो स्टेट स्पेशल एग्जाम होते हैं उसमें जिस स्टेट का एग्जाम होता है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या काफी होती है, यानी अच्छा खासा वेटेज होता है। यूपी पुलिस में जो जीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे, यकीन मानिए यदि आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं तो इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया? तो देखो, ये जो संयुक्त प्रांत है ये किस वर्ष रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1937 में उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत रखा गया था। अब उत्तर प्रदेश राज्य में जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये कई चरणों में हुई, जैसे कि 1836 जो शुरुआती तौर रहा। शुरुआत में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1877 में जो ये उत्तर पश्चिम प्रांत था इसमें आगरा और अवध ये दोनों जो एरिया हैं जोड़ दिए गए। ये फिर जो ये मतलब रियासतें हैं ये जोड़ दी गई, जिसके बाद इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। काफी बड़ा नाम हो गया। 1902 में इसके नाम को सुधारा गया, इसमें आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनाया गया और जहां पहली बार संयुक्त प्रांत शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1937 में इस महत्वपूर्ण वर्ष में नाम को और सरल कर दिया गया और यह केवल संयुक्त प्रांत रहा, यानी कि इसमें जो आगरा अवध था ये हटा दिया गया। अब 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। फिर बात आती है इसकी 24 जनवरी 1950 की। देखो, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की गई, तभी से इसको उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, किस तिथि को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है? देखो, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई, तो इसका जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की गई? देखो, 1858 के विद्रोह के बाद एग्जैक्टली 1858 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये आगरा से बदल के कहाँ की गई? तो ये आगरा से बदलकर हो गई आपके प्रयागराज में। देखो, ये जो प्रयागराज है पहले इसको इलाहाबाद के रूप में जानते थे, उसके बाद ये इलाहाबाद जो है इसका नाम चेंज हुआ, अब इसे प्रयागराज के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1836 से 1858 तक ये जो है आगरा रही राजधानी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही, यानी कि प्रयागराज रही, और 1921 से लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 1935 से जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनी। ये जो है राजधानी के चेंज होने का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आप देख सकते हैं। आपसे एग्जाम में यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, 2 पॉइंट्स और आपको एडिशनल याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी कौन सी है? ये है प्रयागराज। अब ये क्यों है न्यायिक राजधानी? क्योंकि यहीं पर इसकी जो उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का है ये लोकेटेड है प्रयागराज में। ठीक है, सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो वाराणसी है। और देखो, खंडपीठ कहाँ लोकेटेड है? खंडपीठ, ये जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ लोकेटेड है लखनऊ में। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल क्या है? तो देखो, ये है बारहसिंघा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये बारहसिंघा है। बारहसिंघा के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रुस्वस डुआउसी सेली, और इसको स्वैम्प डियर या फिर दलदल मृग के नाम से जाना जाता है।
बारहसिंगा एक दलदली हिरण है जो मुख्य रूप से राज्य के तराई क्षेत्रों और दुधवा नेशनल पार्क जैसे संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क आप सभी जानते होंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में लोकेटेड है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दो मछलियां किसका प्रतीक है? देखो, ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक ये मछली आपको दिखाई दे रही, एक ये। बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें तीन चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, एक ये धनुष तीर और ये है जो तीन धाराएं और ये दो मछलियां। तो ये तीनों जो है किसका प्रतीक है हम देख लेते हैं। इसमें जो दो मछलियां हैं ये किसका प्रतीक है? तो ये है अवध के नवाबों का प्रतीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देखो ये धनुष तीर जो है, धनुष बाण, ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। ये तीन जो लहरें हैं ये यमुना के बहाव व संगम का प्रतीक है और ये जो मछलियां हैं दो आपको दिखाई पड़ रही, एक ये अवध के नवाब का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड क्या है? तो सारस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है सारस क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीगोन एंटीगोन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर कौन सा है? पलाश या फिर टेसू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनेस प्रेमा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ये अशोक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अशोक का वृक्ष जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम है, आम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आता है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा या फिर द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू है और हिंदी ये दो राजभाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं हैं। जो उर्दू है इसको राजकीय भाषा का दर्जा मिला है 1989 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी 1947 से ही प्रथम राजकीय भाषा रही है और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में दो राजकीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, उर्दू को 1989 में ऐड किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? देखो, उत्तर प्रदेश राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन है ये कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को जब इसका अंतिम पुनर्गठन किया गया तो 13 पहाड़ी जो जिले रहे उनको काट कर उत्तराखंड के रूप में एक नए राज्य का गठन या फिर निर्माण किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो, ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है ये है 650 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार की यदि हम बात करें तो ये है आपका 240 किलोमीटर और ये पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट जो आपकी लंबाई है ये है 650 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपका उत्तर प्रदेश जो है ये फैला हुआ है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई में भी एग्जाम में पूछी जाए तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस क्लास की एक खास बात और है कि आप पढ़ लेंगे अच्छे से, मोस्ट ऑफ द चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ अगर मिस होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये कंटेंट जो है आपको सारा फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है चौथा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखिए जो रेड शेडेड पोर्शन है ये इंडिकेट करता है उत्तर प्रदेश को। देखो, पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान जो है भारत का प्रथम स्थान है इसमें अकॉर्डिंग टू एरिया। दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक,
अब देखो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये आपका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% टोटल कवर कर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला ये आपका लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा है, तो हापुड़ है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। लखीमपुर खीरी और हापुड़ ये क्रमशः सबसे बड़े और छोटे जिले हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक, टॉप 4 की बात करें घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे अधिक लखीमपुर खीरी का है क्षेत्रफल, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर, ये 4 हैं क्रमानुगत बढ़ते टू घटते क्रम में। ठीक, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम की बात करें तो हापुड़ जो है सबसे कम है अकॉर्डिंग टू एरिया, जिले का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, भदोही, उसके बाद फिर शामली, फिर है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले का सही युग्म कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, बलिया और शामली। देखो बलिया जो है आपका सबसे पूर्वी जिला है और शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ठीक, और सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली है, जहां से गंगा बिहार में प्रवेश करती है। बलिया से, कहां से, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा बिहार में प्रवेश करती है, तो बलिया जिले से। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो है आपका सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी कौन सा है, ये है सोनभद्र। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा क्रमशः किन जिलों में होती है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो देखो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है मथुरा में। गोरखपुर में लगभग जो वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं हैं पूर्वा, ये पूरब से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर नमी घटने के कारण मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा होती है। कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र के संबंध में 3-4 फैक्ट आपको याद रखेंगे कि सोनभद्र जो है सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला है, सबसे अधिक वेटलैंड भी यहाँ पे है, और सबसे क्या है, दक्षिणी दक्षिणी जिला। ये 3 फैक्ट आपको सोनभद्र के संबंध में याद रखने हैं। यहाँ पर जो नम भूमि का प्रतिशत है कुल भूमि से, वो है 5.08%। अगला है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नम भूमि का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है, यानी कि 1% या फिर आधा प्रतिशत भी नहीं है। यह आपका हाथरस और बागपत, यहाँ पर सबसे कम नम भूमि या फिर वेटलैंड पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो देखो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसकी सीमाएं जो है कुल 9 इकाइयां हैं, जैसे कि 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करता है। जो 8 राज्य है कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है आपका, ठीक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये टोटल 8 राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श होती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है अपना उत्तर प्रदेश, कौन से देश के साथ, नेपाल के साथ में। अगला है, उत्तर प्रदेश का वो एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। देखो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र जिला है केवल हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है, सहारनपुर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और ये हिमाचल प्रदेश के साथ देश की सबसे छोटी सीमा को साझा करता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के किन 2
जिलों को स्पर्श करते हैं। देखो दिल्ली के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले। कौन कौन से हैं? तो ये है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगला है सर्वाधिक राज्यों यानी कि 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इन 4 राज्यों को छूते हैं और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है और उत्तर प्रदेश का भी। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसके कुल कितने जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं? एक फैक्ट आपको यहाँ क्वेश्चन से ही मिल जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? एमपी से लगती है। कितने जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो 11 है। जिले 11 कौन कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा व आगरा। ये टोटल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 7। ठीक है, उत्तराखंड के 7 उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत। ये टोटल 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ में। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की कुल संख्या कितनी है? देखो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो बिहार राज्य से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो टोटल जिलों की जो संख्या है 7 है। कौन कौन से जिले हैं? बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के 7 सीमावर्ती जिले हैं जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली व सोनभद्र। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो आपके एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाता है 4 ऑप्शन होते हैं ना। अब उत्तर प्रदेश में तो ट्रेंड ये है कि 5 ऑप्शन देने का ट्रेंड है। ठीक है, 5 से पॉसिबिलिटी अधिक हो जाती है आपके क्वेश्चन को रॉन्ग करने की। टफ एग्जाम बनाने की कोशिश में ये 5 विकल्प जो है लाए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का जिला इस राज्य के साथ में सीमा नहीं साझा करता या इनमें कौन सा साझा करता है। इस तरह जब पूछा जाएगा ना तब आपको याद रखना जरूरी हो जाता है पर्टिकुलर जिलों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? देखो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश को जो जिले सीमा साझा करते हैं उसमें है आगरा और मथुरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। हरियाणा राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो यह है 6 जिले। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा। ये टोटल 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इनमें से कौन सा जिला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखो हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही सीमा साझा करता था ना, कौन सा था? सहारनपुर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। सहारनपुर वो जिला है जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तराखंड से भी सीमा इसकी लगती है, 3 राज्यों से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है आपके बिहार की। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एकमात्र देश के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिसमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज। ये टोटल 7 जिले जो हैं ये लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले जो हैं ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित हैं? तो देखो ये है उत्तर प्रदेश की टोटल 8 जिले। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 8 जिले कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित 8 जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। देखो इस तरह के प्रश्न आप जो कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जहां पर इंटरव्यू होता है, ठीक, जहाँ पे इंटरव्यू होता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है इसमें नहीं शेयर करता अपनी बाउंड्री, मतलब स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम देते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है, मैंने कई बार देखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 18वां और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो ये है आपका अलीगढ़ मंडल, जो कि है नवीनतम और
18वां मंडल है। उत्तर प्रदेश का जो 18वां और सबसे नवीनतम मंडल है, इसका नाम है अलीगढ़ और इसका गठन कब हुआ? वर्ष 2008 में इसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल और जिले हैं? तो कुल जो मंडल है 18 हैं और जिले कितने हैं? 75। अच्छा, 76वां जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा भी प्रस्तावित है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो राज्य में कुल कितने मंडल हैं? 18 हैं। राज्य में जिले कितने हैं? 75 हैं। तहसीलें 351 हैं। राज्य में कुल कितने विकास खंड यानी कि ब्लॉक हैं? तो ये हैं 826। शहरी निकाय हैं 762। कुल नगर निगम 17 हैं। कुल नगर पालिका परिषद 200 हैं। कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? 545। कुल जिला पंचायतें 75 हैं। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 62,073 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश की। ये कुछ प्रशासनिक स्ट्रक्चर हैं उत्तर प्रदेश का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से 1866 में कहाँ की गई थी? तो देखो, इसकी स्थापना की गई थी आगरा में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, जिसे 1869 में प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है यानी कि प्रयागराज में, और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है यानी कि शाखा, ये है आपके लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कुल सीटें हैं 80। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अब यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है यानी कि विधान सभा भी है यहाँ पर और विधान परिषद भी है। और देखो, जनसंख्या के अकॉर्डिंग यूपी जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई या फिर आरक्षित हैं? तो देखो, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा में जो सीटें हैं 17 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं आरक्षित है। ठीक, विधानसभा की टोटल 403 सीटें हैं, जिसपे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 84 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा जो सीटें हैं या फिर क्षेत्र हैं 2 हैं। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। ठीक, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और विधान परिषद, ये चारों जो सीटें हैं आपको पता हो गई हैं और भारत में सर्वाधिक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना। विधान परिषद के सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जो प्रयागराज में है लोकेटेड उच्च न्यायालय, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ये कुछ फैक्ट हैं, ये जरूर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बनने की चांसेस इसी से है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा है? तो देखो, 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें जो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, ये रहा है 16.50%। ठीक है, यानी कि भारत में टोटल जनसंख्या का अकेले जो है 16.5% कवर करता है आपका यूपी। ठीक, ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है, ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व कितना है? ये है 829। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, आपसे औसत पूछा जा सकता है और सर्वाधिक और सबसे कम पूछा जा सकता है। औसत में ओवरऑल यूपी का लगता है जो कि 829 है। सर्वाधिक में मतलब पार्टिकुलर किसी जिले का पूछ लेते हैं, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये आपके गाजियाबाद का, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम है ये है ललितपुर का। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके जौनपुर का और न्यूनतम है किसका? गौतम बुद्ध नगर का। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह 57.20%। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः, यानी कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.30% और महिला साक्षरता दर है 57.20%। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं
कम सा यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें 88.01% साक्षरता है। सबसे कम श्रावस्ती है जो कि है 57.16%। और यहाँ पे सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, ये सारे फैक्ट आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 ईयर आयु वर्ग के लोग जो है काउंट किए जाते हैं बच्चे के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो ये है आपका बलरामपुर। इसमें जो औसत लिंगानुपात है ये 912 और बाल लिंगानुपात है 902। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो बलरामपुर सर्वाधिक है, इसमें 950 लिंगानुपात है, और सबसे कम है बागपत जिसमें 841 है। अच्छा, 841 और 950 का मतलब क्या है कि 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं या फिर लड़कियां बच्चों पर, और 841 का मतलब है कि 1000 बच्चों पर, मतलब 1000 लड़कों पर 841 लड़कियां, ये रेशियो रहता है। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये है आपका 22.27%। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हैं 22.07%। जब आपकी शहरी जनसंख्या है तो बचा हुआ जो होता है आपका ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन निवासित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो देखो ये है आपकी 29.43%। टोटल जनसंख्या का 29.43% जो जनसंख्या है वो बीपीएल श्रेणी में आती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल ये आपका हॉकी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रयागराज। देखो, राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन है, जब इसका नाम संयुक्त प्रांत था 1937 में, तब हुआ पहली बार। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब हुआ दोबारा 1952 में गठन किया गया। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, इसमें टोटल 12 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 86 सीटें टोटल जो है 403 में से आरक्षित हैं, जिसमें 84 हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 है शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इसमें 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। देखो, कुछ नगर और उनके संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, जो कि तुगलक वंश का था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि जामा मस्जिद, इसका निर्माण कहाँ हुआ? बदायूं में जो हुआ है। किसने निर्माण करवाया? इल्तुतमिश ने। अटाला मस्जिद जौनपुर में इब्राहिम शाह सर्की ने निर्माण कराया। झांझरी मस्जिद जौनपुर में इब्राहिम शाह सर्की ने इसका भी निर्माण कराया। जामा मस्जिद जौनपुर, इसका निर्माण हुसैन शाह सर्की प्रारंभ इब्राहिम शाह के समय में हुआ। आगरा शहर, इसका निर्माण सिकंदर, इसकी स्थापना बेसिकली पूछी जाती है आगरा शहर की, तो सिकंदर लोधी ने। और जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक के कुछ निर्माण इमारत, और ये कहाँ हुए और उनके संस्थापक या फिर निर्माता शासक। ठीक, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो देखो, ताजमहल आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। इतना तक तो आप जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो बेसिक फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसकी बाबरी मस्जिद अयोध्या में बाबर ने इसका निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी शहर, ये कहाँ लोकेटेड है? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगरा का किला, ये आगरा में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। जहांगीरी महल या फिर आगरा किला, ये आगरा में है, अकबर ने। जहांगीरी का नाम लेके आप जहांगीर ना सोचेंगे, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, पंचमहल हवा महल, ये फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया। इब्बतुल्ला का मकबरा आगरा में स्थित है, ये नूरजहां ने करवाया इसका निर्माण, जो कि जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, और देखो, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है आगरा के, और इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, जो कि अकबर का पुत्र है। ताजमहल का निर्माण
आगरा में है और इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ये कुछ जो इमारतें हैं मुगल काल की, जिनका निर्माण किसने करवाया, कहाँ हुआ, स्थान पार्टिकुलर एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो कांग्रेस के 9 सेशन टोटल हुए हैं, कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। ये 9 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछी जाते हैं, इनका नाम है सरोजनी नायडू। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यदि क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाए और पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कौन रही? एनी बेसेंट रही। तब आप यहाँ पर सरोजनी नायडू नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि भारतीय लगा दिया जाए तो आपका जो राइट आंसर है सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये पहली महिला अध्यक्ष और पहली राज्यपाल भी रही हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की, 1888 में हुआ। प्रथम बार किसी अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1992 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई है। 1899 में लखनऊ में हुआ, रोमेश चंद्र दत्त ने की। 1905 में बनारस में हुई, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 का जो आपने देखा होगा कि नरम दल और गरम दल के बीच अध्यक्ष पद को लेकर टकराव काफी बढ़ गए थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, बिलियर्ड वेदरबर्न ने अध्यक्षता की। यहाँ पर भारतीय द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करवाया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस के विभाजन को मिटाने तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1925 का अधिवेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की, और इन्होंने जब अध्यक्षता की तो ये भारत की प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ। इसके जस्ट पहले 1924 का भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। और महात्मा गांधी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ये जो सरोजनी नायडू जी हैं, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही है। 1936 का लखनऊ में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। और 1946 का मेरठ में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। तो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। इसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं, डिटेल में करवाए हैं। आप देखिएगा कि जब आपका एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।